आज मैं आपको अस्मा की कहानी सुनाने लगी हूँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कितने अनमोल थे वो दिन जब मैं किसी आजाद परिंदे की मानद घर के चमन में इधर से उधर उड़ते फिरते थे। कायनात की हर शय से बेगाना मेरी जिंदगी बचपन के सफर में थी। ये मेरे बचपन के दिन थे जिनको मैं कभी नहीं भुला सकती। उसके बाद उम्र का वो दौर आया जब आईने के मुकाबिल अपने अक्स से बातें करने लगी। शायद शऊर की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, जबकि मेरी दोनों बहनें अभी छोटी थी। अब मैं उम्र के उस हिस्से में थी जिसमें तमन्नाओं, चाहतों और अरमानों की गुनगुनाहट धीमे सुरों में सुनाई देने लगती है और हर लड़की अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती है। मैं भी तस्वुरात में खोई आने वाले दिनों की खुशियां ख्वाबों में समेट रही थी कि एक दिन कुछ अनजाने लोग हमारे घर आए और मेरा रिश्ता तलब किया। वालिदैन को रिश्ता पसंद आ गया और मंगनी हो गई। कुछ अरसे बाद फिर वही लोग आए। मैं खुशी से फूली ना समा रही थी। सुना था कि शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। मेहमान आकर रुखसत हो गए, मगर मेरे घर वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट न थी। वो मायूस और मुस्तरिब दिखाई दिए। उनके मुरझाए चेहरे देखकर समझ गई कि उनकी आस टूट गई है। तभी अम्मी ने बताया कि लड़के वाले मंगनी तोड़कर चले गए हैं। वो कह रही थी कि भला ये भी कोई बात है, पहले बड़ी को पसंद करके रिश्ता तय कर लिया और अब बड़ी को छोड़कर मंझली को मांग रहे थे। भला ये क्या शरीफों का तरीका है? लड़कियां ना हुई खिलौने हो गई। वो रिश्ता खत्म कर गए हैं। ये सुनकर जमीन पैरों तले धंसती मालूम हुई और मेरे ख्वाब शीशे की तरह टूटकर बिखर गए। दुख इस बात का नहीं था कि वो रिश्ते की बात खत्म कर गए थे, बल्कि दुख इस बात का था कि मेरी दोनों छोटी बहनों का क्या होगा। एक तो अब बचपन की दीवार फलांग कर जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली थी और दूसरी अभी छोटी थी। मंगनी इस बात पर टूटी थी कि लड़के ने मंगनी वाले दिन मेरी मंझली बहन को देखा तो घर जाकर अपनी माँ से कहा कि तुमने बड़ी का रिश्ता क्यों लिया, जबकि दूसरी उससे ज्यादा खूबसूरत और दिलकश खदोखाल वाली है। आपको वो नजर नहीं आई थी? मेरी शादी करनी है तो दूसरी वाली का रिश्ता तलब करें। मैं उनकी बड़ी लड़की से शादी नहीं करूंगा। लड़के की इस बात का जिक्र उन्होंने जब मेरे वालिदैन से किया तो मेरे वालिदैन ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, जब तक बड़ी की शादी नहीं हो जाती हम छोटी लड़कियों की शादी का सोच भी नहीं सकते। अगर आपको हमारी बड़ी बेटी कबूल नहीं तो रिश्ता छोड़ दीजिए। इसमें शक नहीं कि छोटी बहनें मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थीं और वक्त के साथ साथ वो मेरे बराबर हो रही थीं, मगर अम्मी अब्बू उनके लिए आए रिश्ते इस वजह से ठुकरा रहे थे कि बड़ी की मौजूदगी में छोटी बेटियों को क्यों कर ब्याह दें। यही सोच कर आंखें भर आती थी कि मेरी मामूली सूरत के बायस मेरी बहनों के अच्छे नसीबों को ठोकर लगाई जा रही थी। मैं जिस माहौल में पली बढ़ी थी, यहाँ लड़कियों का अपनी शादी और रिश्ते नाते पर इजहार ख्याल मायूब बात समझी जाती थी, जबकि मैं अपने वालिदैन को समझाना चाहती थी कि अगर लोग मेरी बजाय मंझली या छोटी को पसंद कर ले तो अच्छा रिश्ता गंवाने की बजाय हाँ कर देनी चाहिए, ताकि गुर्बत में एक बच्ची के फर्ज से तो सुबुकदोशी पाए। जब मेरे मुकद्दर में होगा तो मेरा रिश्ता भी हो जाएगा। लेकिन वालिदैन ने अपनी सोच न बदली। वक्त के साथ साथ दोनों बहनें मेरे बराबर की हो गई। वालिदैन अपने जिद पर कायम रहे। वालिदा फिर से मुसल्ले पर बैठ गई और रात दिन मेरे नसीब खुलने की दुआएं मांगने लगी। उनको इस कदर महवियत से दुआएं मांगते देखकर मेरे दिल से आह निकल जाती और मैं भी दुआ करने लगती कि ऐ अल्लाह,
میری والدہ کی سن لے اور ان کو سکون دے۔ اللہ نے ان کی سن لی۔ اس بار پھر لوگ آئے اور میری چھوٹی بہنوں کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے میرا رشتہ ہی طلب کیا۔ کچھ دنوں بعد وہ میرے سر پر گوٹے والا دوپٹہ اور انگوٹھی پہنا کر چلے گئے۔ ہمارے گھر میں خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ جلد شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ میرا جہیز تو تیار رکھا تھا۔ والد صاحب نے فرنیچر بنوانے کا بھی آرڈر دے دیا۔ اب شادی کی تاریخ کا اعلان باقی رہ گیا تھا کہ اچانک منگنی ٹوٹنے کا اعلان ہو گیا۔ پتہ چلا لڑکے کو کوئی اور لڑکی پسند تھی اور اس کے والدین کو وہ لڑکی پسند نہ تھی۔ ماں باپ کے دباؤ میں آ کر پہلے تو وہ چپ رہا، مگر عین وقت پر جھگڑا کر کے شادی سے انکار کر دیا اور گھر سے بھاگ جانے کی دھمکی بھی دے دی۔ ماں باپ سٹ پٹائے کہ اب کیا کریں، مگر جوان اولاد جب قابو میں نہ آئے تو وہ طوفان ہوتی ہے۔ کاش کہ وہ چپ نہ رہتا اور پہلے ہی بول پڑتا تو مجھ غریب کو دوسری بار منگنی ٹوٹنے کا دکھ نہ سہنا پڑتا۔ اس ظالم کو کیا خبر کہ جب دوسری بار منگنی ٹوٹ جائے تو لڑکی پر کیا گزرتی ہے، آئندہ کی امیدیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم تو غریب لوگ تھے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ سفید پوشی کا بھرم رکھنے کو چھوٹی چھوٹی خواہشات کا بھی گلا دبانا پڑتا تھا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ اب تو چہرے کی نوخیزی بھی کم تھی، تبھی والد میری فکر میں گھلے جاتے تھے۔ آخر کار وہ بیمار پڑ گئے۔ اس وقت میری عمر 26 برس تھی۔ ہمارا گزارا تھوڑی سی زمین کی پیداوار پر تھا۔ کافی عرصہ میرے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ رشتہ کرانے والے بھی جانتے تھے کہ جب تک بڑی بیٹی ہے یہ لوگ چھوٹی لڑکیوں کے رشتے نہیں کریں گے۔ تبھی اب دوسری دونوں بہنوں کے رشتے بھی نہیں آ رہے تھے۔ پھر 2 بار کی منگنی ٹوٹنے کا قصہ خاندان بھر میں سبھی کو معلوم تھا اور یہ دنیا والوں کے لیے معمولی بات نہ تھی۔ ہم جہاں رہتے تھے یہ پہاڑی علاقہ تھا۔ وہاں نلکوں سے پانی نہیں آتا تھا، بلکہ چشمے سے لوگ پانی لیتے تھے۔ ہماری خالہ کا گھر قریب تھا اور ان کے گھر پانی آتا تھا، لہٰذا نہانے اور کپڑے دھونے کے لیے ہم لوگ خالہ زائدہ کے گھر چلے جاتے تھے۔ خالہ کا بیٹا بابر مجھ سے چند برس بڑا تھا۔ جب میں ان کے گھر کپڑے دھونے جاتی وہ گیلے کپڑے رسی پر ڈالنے میں میری مدد کرتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ رسمی بات چیت محرومیوں سے روشن خوابوں میں بدلنے لگی۔ ادھر وہ میری کمی محسوس کرتا تو میں بھی تبھی کسی بہانے اس کے دیدار کو خالہ کے گھر جا پہنچتی۔ خالہ کی جہاں دیدہ نگاہوں نے جان لیا کہ ہم ایک دوسرے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ انہوں نے والدہ سے تذکرہ کیا کہ تم اسما کا رشتہ بابر کے لیے دے دو، اسی میں ہم دونوں گھرانوں کی بھلائی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے کوئی غلط قدم اٹھا لیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ والد کا زمین کے بٹوارے پر کچھ مسئلہ تھا۔ نانا کی زمین میں سے والدہ اور خالہ کو حصہ ملا تو خالوں نے اثر رسوخ استعمال کر کے جس زمین پر پھلوں کے درخت تھے اپنی طرف لے گئے اور میری والدہ کو بے آباد زمین کا ٹکڑا دے دیا۔ اس پر والد ان سے خفا تھے۔ والدہ نے جھگڑا کرنے سے ابو کو روک دیا تھا۔ وہ اپنی بہن سے تعلق خراب نہ کرنا چاہتی تھی، مگر ابو خالو کو ناپسند کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے لڑکے کو کسی بیٹی کا رشتہ دینا نہیں چاہتے تھے۔ جب خالہ نے امی کو سمجھایا کہ یہ رشتہ نہ ہوا تو ہمارے بچے کسی لغزش کا شکار نہ ہو جائیں، تب امی نے زور دے کر والد سے منوا لیا اور وہ میرا نکاح بابر کے ساتھ کرنے پر رضامند ہو گئے۔ تاہم رخصتی کے لیے تھوڑے عرصے کی مہلت لی تاکہ شادی کی تیاری کر سکیں۔ جب میرا نکاح بابر سے ہو گیا تو والدہ نے مجھے منع کیا کہ اب میں خالہ کے گھر اس وقت تک نہ جاؤں جب تک رخصتی نہ ہو جائے۔
वरना खानदान वाले बातें बनाएंगे। मैं और बाबर इस पाबंदी से बहुत बेचैन हो गए। एक दूसरे से मिले बगैर हमको करार ना आता था और बहाने बनाकर हम मिलते भी थे। खालू ने इस बात को पसंद ना किया और बाबर पर सख्ती की कि जब तक रुखसती नहीं होती तुम मनकूहा से नहीं मिलोगे और वो भी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। अब हम सख्त मजबूर हो गए। उधर वालिद साहब फसल की फरोख्त का इंतजार कर रहे थे ताकि ये रकम हाथ आए तो मुझको इज्जत से रुखसत कर दे। फसल उतरी, फ्रूट पेटियों में बंद हो गया और आड़ती ले गए। अब रकम मिलने का इंतजार था ताकि शादी की तारीख रखी जाए और मेरी रुखसती इज्जत से हो जाए। कहते हैं पाबंदियां इंसान को और बेकरार करती हैं। ये बात सच है। एक दिन खाला अपनी लड़कियों के हमरा हमारी शादी की खरीदारी के सिलसिले में मुजफ्फराबाद गई हुई थी और घर में बाबर के सिवा कोई नहीं था। खालू भी उनके साथ ही गए थे, जबकि मेरे वालिद भी शहर गए हुए थे। मैं मैले कपड़े धोने के बहाने उनके घर जा पहुंची। मेरे जाने से बाबर की ईद हो गई, क्योंकि जुदाई हम दोनों की दुश्मन थी। अब घर में तन्हाई थी और हम दोनों थे, लिहाजा ये तन्हाई जुदाई से भी ज्यादा बैरी निकली। पहले तो बाबर इधर उधर की बातें करता रहा, फिर उसको एक गंभीर खामोशी ने घेर लिया और बुरे वक्त का मुझे बिल्कुल भी पता ना चला। होश आया तो नेदामत के कांटों से दामन तार तार था। बाबर ने कहा, वैसे भी हमारी चंद दिनों बाद शादी हो जाएगी। तुम इस बात का किसी से जिक्र ना करना कि हम मिले हैं। खुदा की करनी कुछ और होती है और इंसान कुछ और सोच रहा होता है। हमारे साथ भी यही हुआ कि मेरे वालिद साहब जब आढ़तियों से फसल की रकम लेकर शहर से वापस गांव आ रहे थे तो किसी बदख्वाह को इल्म हो गया कि उनके पास खासी रकम है। बस उन्होंने एक वीरान जगह पर रास्ते में उनको घेर लिया और रकम छीन ली। मुज़ाहमत पर वालिद साहब को धक्का दिया। वो इस तरह गिरे कि उनका सर एक पत्थर से जा टकराया और इस शदीद चोट से बेहोश हो गए। काफी देर बाद जब कुछ राहगीरों ने उनको सड़क किनारे बेहोश पाया तो उठाकर अस्पताल ले गए, मगर उन्हें होश ना आया और इसी बेहोशी के आलम में चल बसे। वो घर जो शादी की खुशियों का मुंतजिर था, वहां सफे मातम बिछ गई। जाहिर है शादी भी 6 माह के लिए मुलतवी हो गई। यूं मेरी रुखसती होते होते रह गई। वालिद की वफात से मैं बहुत गमज़दा थी। बाबर मुझे तसल्ली देता कि सब्र करो, अल्लाह ताला को यही मंजूर था। उसकी तसल्ली से मुझे ढारस मिलती, सुकून महसूस होता। वो समझाता कि हम बेबस हैं, जब अल्लाह को मंजूर होगा हम एक हो जाएंगे। तुम मेरी मनकूआ हो, फिर खौफ किस बात का है। वालिद की वफात के बाद अब मैं बिला खौफ अपने घर से मुत्तसिल बाग में बाबर से मिलने लगी। वालिद तो रहे ना थे, वालिद और बहनों का डर ना था। भाई बाहर होते और खालू हमारी तरफ आते ना थे। उनको इल्म ही ना था कि हम मिलते हैं। अब सिर्फ मुलाकात पर इक्तफा ना रहा था, दूरियां नजदीकियों में सिमटती जाती थी। और ये सच है, जब एक बार कदम बहक जाए तो फिर बुराई का खौफ जाता रहता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। एक दिन पता चला कि मैं जिल्लत के अताक गड्ढे में गिरने वाली हूँ। वो दिन कयामत का था। मैं हकीकत से बाबर को आगाह करना चाहती थी, मगर कुदरत ने हमको शायद इस लग़्ज़िश की सजा देनी थी कि हमें मौका ही ना मिला। बाबर अपने वालिद का ट्रक लेकर पेशावर गया हुआ था कि वो वापस ना आया। जाने क्या मामला हुआ, ट्रक समेत वो मंजर से गायब हो गया। खालू बेचारे उसकी तलाश में भाग दौड़ कर रहे थे, मगर कुछ पता ना चला। यहाँ तक कि 1 माह गुजर गया
बिलाखिर किसी तरह बाबर ने राब्ता किया कि कुछ कर्ज ख्वाह उसको ट्रक समेत अगवा करके इलाके गैर ले गए हैं। जब तक कर्ज की तमाम रकम वो अदा नहीं करेंगे उसको रिहाई नहीं मिलेगी। खालू ने अब रकम के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी और मेरी शादी एक बार फिर मुलतवी हो गई, क्योंकि पहले तो बाबर को बाजियाब करना था। अब मामला मजीद गंभीर हो गया। बात कहने की ना थी, किस तरह अपना राज किसी को बताती। हालात के थपेड़े सहने को तन्हा रह गई थी। माँ को पता चला, उन्होंने सर पीट लिया, मगर सर पीट लेने से तो मसला हल नहीं होता। नाचार माँ ने खाला जायदा को मामले से आगाही दी। उन्होंने तसल्ली दी कि सब्र करें और खामोश रहें। घर का मामला है, बाबर का वालिद बेटे को जल्द लेकर आएगा और झटपट हम रुखसती कर लेंगे। राज राज ही रहेगा। जायदा खाला ने कहा था कि इस बात का किसी से जिक्र ना करना। ये हमारी बहू है, अनकरीब हमारे घर आ जाएगी। मगर उन्होंने क्या मुझे बहू बनाना था। बाबर के आने से पहले ही मेरी चची को शक हो गया। उसने चचा को बताया और इस तरह मेरे भाइयों को भी उन्होंने शक में डाल दिया कि उनकी बहन की लग्जिश से खानदान की नामूस खाक में मिलने वाली है। तो उन्होंने एक रात जब मैं सो रही थी मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। वो मुझे खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन खुदा को मेरी मौत मंजूर न थी। मैं शदीद जख्मी होकर भी जिंदा बच गई। मेरी माँ ने डर से मुझे एक रिश्तेदार के घर दूसरे गांव भेज दिया। वहां मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा, क्योंकि मैं जख्मी हालत में गई थी और माँ ने मुझ पर ससुराल वालों के जुल्म की झूठी कहानी घड़कर सुना दी थी। 3 माह बाद माँ आकर मुझको ले गई और उसने बच्ची को एक तीसरे गांव जो काफी दूर था वहां ले जाकर अपने किसी और रिश्तेदार के घर दे दिया। जिस खातून की गोद में बच्ची को डाला वो बे औलाद थी। मैं अकेली ही घर आ गई और माँ की मिन्नत समाजत और रोने बिलखने से भाई चुप रहे। उन्होंने मामले को अपना शक जाना और बात दब गई। जब बाबर रिहा होकर आया और उसको वालिदा ने हालात से आगाह किया तो वो बरहम हो गया। उसने कहा कि अगर आप लोगों का दावा है कि बच्ची मेरी है तो उसको वापस लाना होगा, वरना मैं अस्मा से शादी नहीं करूंगा। माँ ने कहा कि फिलहाल बच्ची वापस नहीं लाई जा सकती और ना मेरे बेटे अस्मा को जिंदा छोड़ेंगे। बाबर की नीयत वो जाने, मगर इस बात का बहाना बनाकर उसने मुझसे निकाह खत्म कर दिया। इस तरह मैं आबाद होने से पहले उजड़ गई और तलाक का धब्बा भी मुझ पर लग गया। उन दिनों मैं रंजो गम और बाबर की बेवफाई के सदमे से निढाल थी। जिस रोज उसने मुझे तलाक दी, दुख से बुरा हाल था। अपने कमरे में सुबह से रात तक एक ही जगह बैठी रोती रही, यहाँ तक कि निस्फ शब बीत गई। सोचती थी मेरा कसूर क्या था जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली। लेकिन मेरा कसूर तो था कि मैं बुजुर्गों के मना करने के बावजूद तन्हाई में बाबर से मिलती थी। इंसान खता का पुतला है और जब गलती हो जाए तो बाज दफा उसकी सजा भी मिलकर रहती है। मुझे सजा बच्ची की जुदाई और बाबर की बेवफाई की सूरत में मिल गई। रात का बड़ा हिस्सा बीत चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा था। कभी कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती तो कलेजा कटने लगता था। मैं रात की तारीकी में बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। माजी की यादें और बाबर के साथ बीते लम्हात फिल्म की स्क्रीन की तरह आंखों के सामने चल रहे थे। 2 साल मेरी जिंदगी के
उन्हीं पलों में दबी आग जैसी सुलगन में सुलगते कट गए। शुक्र है कि मुझको लोगों की तीखी नजरों और तानों का सामना नहीं करना पड़ा। फिर मेरी एक दूर की खाला ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा और सादगी से मेरा निकाह कुछ अरसा बाद शफीक से हो गया। शफीक एक निहायत शरीफ इंसान थे। शादी के 2 साल पुरसुकून गुजर गए। एक दिन मेरी सास उस गांव जा निकली जहां मेरी और बाबर की बच्ची ने जन्म लिया था। किसी ने उसको मुझ पर जुल्म की दास्तान सुनाई तो वो हक्का बक्का रह गई। उसने कहा कि मेरी बहू की तो कोई बच्ची नहीं है, ये क्या मामला है। वो मामले की तहकीक में लग गई। उसने बड़ी चालाकी और होशियारी से काम लिया और मुझसे पूछा और उसको मेरे पास लाने का वादा किया। सास का मोहब्बत भरा रवैया देखा तो उसकी चाल को ना समझ सकी। ये भूल गई कि ये माँ नहीं, सास है। बस वो दिन मेरी जिंदगी के सुकून का आखिरी दिन था। मेरे खामद को उन्होंने बता दिया। उसके बाद दिन रात के तानों ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। मेरे भाई की शादी पर भी उन लोगों ने मुझे मैके ना जाने दिया। कह दिया कि अब तुम मैके से कोई ताल्लुक ना रखोगी और वहां कभी ना जाओगी। हम तो समझे थे कि तुम पर जुल्म हुआ है। हमको क्या खबर थी कि इससे आगे बहुत कुछ हो चुका है। अब ना तुम्हारे मैके से कोई यहाँ आएगा और ना तुम वहां जाओगी। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया। अब मैं अपने मैके की दहलीज पर कैसे कदम रख सकते थे। वक्त गुजरता रहा। मैं गीली लकड़ी की तरह जलती बुझती और सुलगती रही। शफीक अहमद और उसके घर वालों ने मुझे कभी मैके ना जाने दिया और ना ही घर का सुख दिया। मैं बस उनके घर की खिदमतगार की हैसियत से रहती थी, क्योंकि आगे भाइयों का डर था। बाबर सऊदी अरेबिया चला गया और वापस नहीं लौटा, लेकिन अपनी मासूम बच्ची का गम मुझे देखना था। जिस औरत ने मेरी मासूम बच्ची को गोद लिया, उसने उसका नाम गुलनाज रखा था। वो कोई अच्छी औरत ना थी। उसने अपने तरीके से उसकी परवरिश की और उसकी शादी एक अपने वाकिफकार घराने में कर दी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए बहुत से अच्छे घरानों से उसके रिश्ते आते थे। खुदा जाने उस औरत ने उसका रिश्ता ज़हूर से क्यों किया। वो एक गरीब और मजदूर पेशा था, लेकिन उसका भांजा कासिम एक अमीर आदमी का बेटा था। जब गुलनाज का निकाह ज़हूर से हो गया, उसका भांजा भी घर आने लगा। अब इस औरत को ख्याल आया कि मैंने गलत किया है। बजाय मामू के मैं गुलनाज को कासिम से ब्याहती तो अच्छा था। आज लड़की भी ऐश करती और मैं भी। इत्तेफाक के कासिम को भी गुलनाज अच्छी लगती थी। रिश्तेदारी की वजह से कासिम के घर आने जाने को ज़हूर ने भी बुरा ना जाना। वो यही समझा कि शायद मेरा ख्याल रखते हुए वो मुमानी के लिए सौदा सल्फ लाता रहता है। लेकिन कुछ ही दिनों में कासिम गुलनाज को भगा गया। गुलनाज की माँ ने शोर मचा दिया कि ज़हूर अहमद मेरी बेटी को तलाक दे, क्योंकि उसका भांजा गुलनाज को ले गया है। ये गांव गांव शहर शहर छुपते रहे, क्योंकि ज़हूर ने उन दोनों को कत्ल करने की ठान ली थी। कुछ दिनों बाद ही कासिम गिरफ्तार हो गया और गुल अकेली रह गई। उसने अपनी मुंह बोली माँ को पैगाम भेजा कि मैं अकेली रह गई हूँ, अब तुम मेरे पास आ जाओ। माँ उस जगह चली गई जहां गुलनाज थी। एक रोज अचानक मोहल्ले वालों को मालूम हुआ कि उन औरतों के घर कोई मुश्तबा शख्स आता है। उन्होंने माँ बेटी से मामले का खोज लगाया और ज़हूर को उनके मामले से आगाही दी। अगले दिन ही ज़हूर अहमद का छोटा भाई मंजूर अहमद और सास उसको लेने आ गए।
انہوں نے کہا جو بھی ہوا لیکن ہم گلناز کو عزت بنا چکے ہیں، یہ ہماری بہو ہے، ہم نے معاف کیا، اب یہ ہمارے ساتھ گھر چلے۔ مگر لڑکی نے جانے سے انکار کر دیا۔ ظہور کو بھی ضد ہو گئی تھی کہ ایک بار تو بیوی کو ضرور گھر لانا ہے، اس کے بعد جو چاہے اس کا میں حشر کروں۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن ماں اور بھائی کو ان کے پاس بھیجنے لگا۔ اس صورتحال سے یہ ماں بیٹی تنگ آ گئیں۔ یہ مشتبہ شخص جو ان کے گھر آتا تھا ایک ٹرک ڈرائیور تھا، جس نے ان ماں بیٹی کو سہارا دینے کی حامی بھری تھی، اور ماں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ظہور والوں سے ان کا پیچھا چھڑوا دے تو گلناز کی شادی اس کے ساتھ کر دے گی۔ اگلے دن ظہور کا بھائی آ گیا کہ بھابھی گھر چلو۔ اس دن وہ ڈرائیور مہربان خان بھی وہاں موجود تھا۔ تبھی یہ دونوں ماں بیٹی خوف زدہ ہو گئی کہ یہ لڑکا اب جا کر گھر والوں کو خبر کر دے گا کہ ان کے گھر تو ایک غیر شخص موجود تھا۔ خدا جانے اس کے بعد ظہور ان کے ساتھ کیا کرے۔ بس انہوں نے منظور کو بٹھا لیا اور کہا تم بیٹھو، ذرا انتظار کرو، تمہاری بھابھی ابھی تیار ہو کر ساتھ جاتی ہے، جب تک آپ لوگ چائے پیو۔ وہ اس کو باتوں میں لگا کر جھٹ پٹ چائے بنا کر بھی لے آئی۔ اس نے چائے میں نشہ آور دوا ملا دی تھی، جس کے پینے سے منظور پر غنودگی طاری ہو گئی۔ وہ لیٹ گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس نے ٹرک ڈرائیور سے کہا کہ مہربان اب تم اس کو ٹھکانے لگا دو، ورنہ ہمارے ساتھ ظہور تم کو بھی اپنے عطاب کا شکار بنا دے گا۔ مہربان بھی ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے منظور کو کندھے پر لاد کر ٹرک میں ڈالا اور پہاڑیوں سے گہری کھائی میں گرا کر آ گیا۔ جب منظور 2-3 دن تک نہ آیا تو اس کی ماں کو فکر لاحق ہوئی کہ میرا لڑکا بھابھی کو لینے گیا تھا، کہاں رہ گیا ہے۔ وہ گلناز کی ماں کے پاس پہنچی اور منظور کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولی تمہارا لڑکا تو ادھر نہیں آیا، کہیں اور پتہ کرو۔ اس کی ماں کو شک ہوا اور ان لوگوں نے تھانے جا کر رپٹ لکھوا دی۔ پولیس نے تفتیش کی تو راز کھل گیا اور دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب پولیس کے ہاتھ پڑے تو دونوں نے سارے راز اگل دیے۔ یوں ٹرک ڈرائیور بھی گرفتار ہو گیا اور اس کی نشاندہی پر کھائی سے منظور کی لاش برآمد ہو گئی۔ ان دنوں ظہور اپنے ایک دشمن سے تنازع کے سبب جیل میں تھا۔ جب اس کو اپنے بھائی کی موت کا پتہ چلا تو وہ پاگل ہو گیا۔ وہ پولیس والوں کے پاؤں پڑ گیا کہ مجھ کو صرف ایک بار چھوڑ دو، میں اپنی بیوی اور ساس سے اپنے بھائی کے قتل کا حساب لے لوں۔ لیکن ایسا کب ہوا ہے کہ قانون خود کسی کو قتل کا پرمٹ جاری کر دے۔ یہ تینوں جیل میں تھے اور میں سلگ رہی تھی کہ مجھ بد نصیب کے لیے اس سے بڑی کیا سزا ہوگی کہ ان کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، مگر میں پہلے بیٹی سے جدائی کی سزا بھگت رہی تھی اور اب اس کے جرم کا سن کر زندگی میرے لیے ایک سزا ہو گئی۔ سچ ہے کہ جرم میں مرد برابر کا شریک ہو تب بھی سزاوار عورت ہی ٹھہرتی ہے۔ جرم تو بابر نے بھی کیا تھا، مگر یہ کہہ کر کہ میں اس کی منقوا ہوں تو مجھے احساس جرم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے نزدیک رخصتی سے قبل قربت جرم نہ تھا، مجرم تو میں ٹھہرائی گئی اور سزا بھی مجھے خوب ملی، جبکہ بابر کو کیا فرق پڑا جس کی وجہ سے ایک نہیں 2 زندگیاں برباد ہوئی۔ میری بچی گلناز غلط ہاتھوں میں چلی گئی اور اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی خوبصورت زندگی کے خوبصورت سال قید و بند کی نظر کرنے پڑے۔ دوستو، یہ تھی کہانی اسما کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔